वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स थर्सडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो ट्रस्ट का आखिरी और लास्ट टॉपिक है, जो कि भाई सब लोग उसकी बहुत बेसब्री से राह देख रहे हैं, वो है टैक्सेशन का। तो हम देखेंगे दोस्तों कि भाई हाउ द ट्रस्ट इज गेटिंग टैक्स्ड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ आगे चलते हैं। पहले तो दोस्तों, इनकम टैक्स में इफ़ वन शुड बी टैक्स्ड, तो उसके लिए दो कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। एक तो फर्स्ट थिंग, the person should be the entity should be the person under 231 of इनकम टैक्स एक्ट। तो वो पर्सन होना चाहिए जो कि इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन दी है सेक्शन 231 में, उसमें वो फॉल होना चाहिए। पहले तो वो पर्सन होना चाहिए। दूसरा है कि भाई जो इनकम अर्न हो रहा है वो सेक्शन 5 में टैक्सेबल होना चाहिए। जो इनकम अर्न हो रहा है वो सेक्शन 5 में टैक्सेबल होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगे तो ही कोई इनकम टैक्स के अंडर में टैक्सेबल हो सकता है। तो अब इंटरेस्टिंगली ये बात है कि भाई सेक्शन 231 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें ट्रस्ट को कवर नहीं किया गया है। तो वहां पर जो 231 के डेफिनेशन में जो पर्सन्स दिए हैं उसमें ट्रस्ट का नाम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ट्रस्ट अब टैक्स नहीं होने वाला है। तो फिर ट्रस्ट जो है वो टैक्स कैसे होता है, ट्रस्ट का टैक्सेशन होता कैसे है? तो यहाँ पर ट्रस्ट के टैक्सेशन के लिए सेक्शन 60 से लेके 64 और सेक्शन 160 से लेके 164 दो ग्रुप ऑफ सेक्शंस बनाए हैं इनकम टैक्स ने, कि भाई जो सेक्शन 60 से लेके 64 है और 160 से लेके 164 है, जहां पर अलग अलग टाइप के दो ग्रुप इसलिए बनाए हैं कि अलग अलग टाइप के ट्रस्ट वहां पर टैक्स होते हैं। एक तो हमने जब इनिशियल वीडियोस बनाए थे उसमें हमने देखा था कि भाई रिवोकेबल और इररिवोकेबल दो टाइप के ट्रस्ट होते हैं। तो वहां पर रिवोकेबल जो होता है ट्रस्ट वो 60 से 64 में टैक्स होता है, इररिवोकेबल जो होता है 160 से 164 तक टैक्स होता है। तो दोस्तों, ट्रस्ट का जो रिटर्न है वो कैसे फाइल होता है? तो ट्रस्ट का रिटर्न जो है, ट्रस्ट का रिटर्न फाइल होता है इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी मतलब जो ट्रस्टी होता है वो ट्रस्ट के बिहाफ पे, वो ट्रस्ट के बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव बनता है और वो रिटर्न को फाइल करता है। तो यहां पर ट्रस्ट का जो रिटर्न जाता है वो जाता है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में थ्रू ट्रस्टीज। तो ट्रस्टी यहां पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो अब इनकम टैक्स में इवन दो कि भाई 231 में हमारे पास में ट्रस्ट कवर नहीं है, मतलब वो पर्सन नहीं है, फिर भी उसको टैक्सिंग होता है, वो टैक्सेशन होता है उसका इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। अब ये अलग अलग वे में होता है। तो अब पहले हम देखते हैं कि भाई टैक्सेशन जो होता है ये किस किस फेज में होता है, कौन कौन से ट्रिगरिंग पॉइंट है या टैक्सिंग पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला तो है जब मैं ट्रस्ट को सेटल करता हूं, ये एक पॉइंट हो गया जहां पे टैक्स हो सकता है। दूसरा है जब ट्रस्ट के अंदर में इनकम जनरेट होता है, तो वो दूसरा पॉइंट है। और तीसरा है जब ट्रस्ट का फंड ट्रस्ट डिसॉल्व होते समय मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। तो ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट का काम फुलफिल हो गया, तो मैं ट्रस्ट में जो बचा हुआ पैसा है या ट्रस्ट का जो कॉर्पस है वो मैंने बेनिफिशियरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये तीन ट्रिगरिंग पॉइंट या टैक्सिंग पॉइंट हो सकते हैं जहां पर हमको टैक्सेशन को देखना है। तो अभी यहां पर जो ये तीन पॉइंट है, इसके पहले अब हम ये देखेंगे कि भाई हमारे पास में जो हमने दो सेक्शन के ग्रुप देखे, 60 से लेके 64 और 160 से लेके 164, ये दो ग्रुप जो है, एक है रिवोकेबल ट्रस्ट के लिए और एक है इररिवोकेबल ट्रस्ट के लिए। तो पहले अगर हम देखेंगे कि भाई रिवोकेबल ट्रस्ट में क्या होता है, तो रिवोकेबल ट्रस्ट में जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है हमारे पहले वीडियो में कि भाई यहां पर हम अपनी जो असेट, हमने जो ट्रस्ट में जो असेट सेटल की है वो वापस, उसमें कोई क्लॉज ऐसा होता है जिसके अंडर में ये असेट, ये प्रॉपर्टी वापस सेटलर के पास जा सकती है, ये वापस सेटलर के पास जाती है। तो ऐसे केस में ये रिवोकेबल ट्रीट होता है। तो इसके लिए डायरेक्टली स्ट्रेट इनकम टैक्स बोलता है कि भाई जब ये सेटलर के पास वापस जाना है तो यहां पर टैक्सेशन जो होगा, जो भी इनकम अर्न होगा, इसका सारा टैक्सेशन जाएगा किसको? सेटलर के हाथ में। तो यहां पर ये सेटलर ही इसका टैक्स भरेगा। तो ये डायरेक्ट क्लब हो जाएगा सेटलर के हाथ में। तो यहां पर ट्रस्ट को टैक्स भरने की जरूरत नहीं, मतलब ट्रस्ट सेटलर के जैसा ही टैक्स भरेगा, मतलब सेटलर के हाथ में ये सब टैक्स हो जाएगा क्योंकि ये रिवोकेबल है। फिर दूसरा पार्ट जो है हमारा इररिवोकेबल, जहां पर जो ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी सेटल की है वो वापस सेटलर के पास नहीं जाती है, वो बेनिफिशरीज को जाने वाली है। तो वहां पर हम देखेंगे ये तीनों जो टैक्सिंग पॉइंट है, ये तीनों टैक्सिंग पॉइंट में कहां कहां पर टैक्स आता है। पहला है सेटलमेंट के टाइम। तो जो इररिवोकेबल ट्रस्ट में अगर कोई प्रॉपर्टी में सेटल करता हूं तो वो ट्रांसफर जो है वो एग्जम्प्ट है। क्यों एग्जम्प्ट है? क्योंकि सेक्शन 47(3)
सेक्शन 47(3) जहां पर ट्रांसफर की डेफिनेशन दी है, वहां पर अगर कोई असेट या कोई कैपिटल असेट मैं ट्रस्ट में सेटल करता हूं तो वो एग्जाम्प्ट है, उसको ट्रांसफर की डेफिनेशन से हटा दिया है, मतलब इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अब ये तो कैपिटल असेट हो गया, नॉन कैपिटल असेट होगा तो क्या, तो उसके लिए भी यहां पर नंबर ऑफ जजमेंट्स है, जिसके अंडर में ये है कि भाई वहां पर ये ट्रांसफर जो है, जहां पर सेटलर से लेके ट्रस्ट में जो पैसा जाता है उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा, उस पर नंबर ऑफ जजमेंट्स है। तो यहां पर पहला जो टैक्सिंग पॉइंट है कि भाई फ्रॉम सेटलर टू ट्रस्ट नो टैक्सेशन। लास्ट पॉइंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि भाई लास्ट पॉइंट, मिड वाला पॉइंट थोड़ा डिटेल है इसलिए हम लास्ट में लेंगे उसको। तो जो इनकम जनरेशन का पॉइंट बाद में देखते हैं, पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन है। लास्ट जब मैं डिसॉल्व करता हूं या वहां से ट्रस्ट का कॉर्पस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं बेनिफिशियरीज के लिए, इवन दो इट इज नॉट बीन डिसॉल्व्ड, तो उस केस में क्या होगा, तो यहां पर जो टैक्सेशन है, यहां पर टैक्सेशन होने के चांसेस है, पर सो लॉन्ग एज ट्रस्ट में जो बेनिफिशरीज है, ट्रस्ट में जो बेनिफिशरीज है अगर वो सारे रिलेटिव्स है तो नो टैक्सेशन, क्योंकि रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल होने से सेक्शन 56 हिट नहीं होने वाला, तो कोई टैक्स नहीं आएगा। अगर नॉन रिलेटिव्स हैं तो हाँ सेक्शन 56 हिट हो सकता है। 56(2)(10) में नॉन रिलेटिव्स के लिए इनकम मतलब वो गिफ्ट के फॉर्म में जो नॉन रिलेटिव्स को 50,000 का लिमिट दिया है उसके ऊपर अगर जाता है तो वो टैक्सेशन हो जाता है। तो ऑब्वियसली ट्रस्ट फॉर्म कर रहे हैं मतलब बड़ा ही अमाउंट है, तो वो वहां पर टैक्स हो सकता है, बट टू द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव्स नो टैक्सेशन। पहला, जब ट्रस्ट सेटल हो रहा है नो टैक्सेशन, जब ट्रस्ट में से फंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रिलेटिव है तो नो टैक्सेशन, नॉन रिलेटिव है तो टैक्सेशन होने के चांसेस है। 100% है ही ऐसा नहीं बोल सकते, ये लिटिगेशन का पार्ट है, पर जनरली कुछ कुछ जजमेंट्स में और एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि भाई वहां पे नॉन रिलेटिव है तो टैक्सेशन हो सकता है। अब रहता है मेन जो मिडिल पॉइंट जो है, सेकंड नंबर का पॉइंट जो है इनकम जनरेशन। जो मेरे ट्रस्ट में इनकम जनरेट होता है उसका टैक्सेशन कैसे होगा। तो अब यहां पर हमको इररिवोकेबल ट्रस्ट में दो पार्ट बनते हैं हमारे, हमने टाइप्स ऑफ ट्रस्ट में देखा हुआ है। तो इररिवोकेबल, पहले रिवोकेबल में तो सारा सेटलर के हाथ में टैक्स हो गया, इसको कुछ देख नहीं रहे हम, और वो जनरली बनते भी बहुत कम है, नहीं के बराबर बनते हैं। सब बनते जो है वो इररिवोकेबल ही बनते हैं, तो यहां पर इररिवोकेबल में दो टाइप्स है, एक है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, और स्पेसिफिक और इनडिटर्मिनेट ऐसा बोल सकते हैं हम, या डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पे दोनों में फर्क क्या है। स्पेसिफिक ट्रस्ट में बेनिफिशरीज का जो इंटरेस्ट है, बेनिफिशरीज को जो शेयर है वो डिफाइंड है, बेनिफिशरीज के शेयर डिफाइंड है। इनडिटर्मिनेट में या डिस्क्रिशनरी में क्या है कि भाई वहां पर बेनिफिशरीज का जो शेयर है, बेनिफिशरीज के जो उनका शेयर रहने वाला है ट्रस्ट के प्रॉपर्टी में, वो डिफाइंड नहीं है। वो किसके हाथ में है, ट्रस्टी के हाथ में है। ट्रस्टी कैन डिसाइड कि भाई ही नीड मोर मनी तो उसको ज्यादा दिया जाएगा, ही इज सेटल्ड, ही इज गुड एट गुड पोजीशन तो उसको कम दिया जाएगा, ये ट्रस्टी के हाथ में होता है। बट स्पेसिफिक में वो फिक्स होता है कि भाई इक्वल है, 40 20 30 ऐसा कुछ है। तो जो भी रेशियो डिफाइन किया हुआ है वो डिफाइन किया हुआ है हर एक बेनिफिशरीज के लिए, बट डिस्क्रिशनरी में वो डिफाइन नहीं होता है। तो दोनों के टैक्सेशन अलग अलग है। तो हम चलते हैं पहले स्पेसिफिक के लिए। ये इररिवोकेबल ट्रस्ट है जिसमें वापस से सेटलर के पास प्रॉपर्टी जाने वाली नहीं है, उसमें देख रहे हैं हम स्पेसिफिक ट्रस्ट, जिसमें जो बेनिफिशरीज है उनका शेयर जो है वो डिफाइंड है। तो अब इसमें इसमें इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में, एक बिजनेस इनकम, एक नॉन बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम सेक्शन 161 कवर करेगा बिजनेस इनकम को। बिजनेस इनकम में मतलब स्पेसिफिक ट्रस्ट को ही पूरा सेक्शन 161 कवर करता है, तो स्पेसिफिक ट्रस्ट के लिए सेक्शन 161 लगेगा। उसमें अलग अलग क्लॉजेस है, हम इतने क्लॉजेस में जाते नहीं हैं। तो स्पेसिफिक ट्रस्ट में बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस इनकम के लिए कितना रेट लगेगा, तो स्ट्रेट अवे एमएमआर मैक्सिमम मार्जिनल रेट, जो कि है अभी 42% जो कि सरचार्ज वगैरह सब मिलके जो लगता है वो है एमएमआर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अगर मैं ट्रस्ट सेटल करने के बाद अगर मेरी ट्रस्ट स्पेसिफिक ट्रस्ट है और उसमें बिजनेस इनकम जनरेट हो रहा है तो स्ट्रेट अवे 42% से ये टैक्स होने वाला है, एमएमआर पे टैक्स होने वाला है। ये हो गया बिजनेस इनकम का पार्ट। अब इसमें एक एक्सक्लूजन है, उसी सेक्शन में एक एक्सक्लूजन दिया है कि भाई अगर इवन दो बिजनेस इनकम है, इवन दो उस ट्रस्ट में बिजनेस इनकम है, पर उसका जो बेनिफिशरी है वो पहले तो ट्रस्ट जो बनी है कैसे बनी है, थ्रू विल बनी है, मैंने खुद होके नहीं बनाई है। विल में मैंने लिखा था कि अमुक अमुक ट्रस्ट बन जाए तो वो बन गई है, तो थ्रू विल बनी है। किसके लिए बनी है, मेरे रिलेटिव के लिए बनी है, दूसरी कंडीशन। तीसरी क्यों बनी है, क्योंकि वो डिपेंडेंट रिलेटिव है।
पहला है विल से बनी है, दूसरा है कि भाई वो मेरे रिलेटिव के लिए बनी है, तीसरी जो कंडीशन है वो है कि भाई वो डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, और दिस इज द ओनली ट्रस्ट फॉर्म बाय द सेटलर, मतलब ये एक ओनली ट्रस्ट है, तो एक ही ट्रस्ट है। तो ये चारों जब कंडीशन फुलफिल होते हैं तो एमएमआर नहीं लगेगा, इवन दो बिजनेस इनकम इज देयर। तो एमएमआर नहीं लगेगा, तो एमएमआर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, तो उसको स्लैब वाइज टैक्सेशन हो सकता है। स्लैब वाइज टैक्सेशन मतलब एओपी जैसा टैक्सेशन होगा। ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि एओपी जैसा टैक्सेशन है, इट विल नॉट बी टैक्स्ड, क्योंकि प्राइवेट ट्रस्ट कौन सी इसमें टैक्स हो रही है, वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में थ्रू ट्रस्टी टैक्स हो रही है। बट इसको रेट कौन सा लगेगा, तो एओपी का रेट लगेगा। इट इज नॉट टैक्स्ड इन एज एन एओपी, एज एन एओपी नहीं हो रहा है, सिर्फ रेट एओपी के जैसे लग जाएंगे, रेट एओपी के जैसे लगेंगे, दोनों में डिफरेंस है। तो ये हमको, अगर बिजनेस इनकम है डायरेक्ट एमएमआर सब्जेक्ट टू सम एक्सक्लूजन, जहां पर एओपी के जैसा टैक्सेशन हो सकता है। ये हो गया बिजनेस इनकम के लिए फॉर स्पेसिफिक ट्रस्ट। अगर स्पेसिफिक ट्रस्ट में ही नॉन बिजनेस इनकम है, अदर देन बिजनेस इनकम है, तो स्ट्रेट है कि भाई इन द सेम वे, इन द लाइक मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट, ये वर्डिंग्स आए हैं। मतलब जो बेनिफिशरीज हैं उनके हाथ में जैसा टैक्स होता था उसी वे में यहां पर भी टैक्स होगा। तो मतलब यहां पर 4 बेनिफिशरीज हैं, एक 30% ब्रैकेट में है, एक 10% ब्रैकेट में है, एक का तो इनकम ही कुछ नहीं है, एक और कोई ब्रैकेट में है, तो उस तरह से वो टैक्स होंगे। तो मतलब अगर 4 बेनिफिशियरी हैं तो 4 कंप्यूटेशन बनेंगे, 4 कंप्यूटेशन में जो टैक्स आएगा उतना टैक्स ट्रस्टी जो है वो ट्रस्ट के बिहाफ पे भर देगा। तो मतलब यहां पर जो इंडिविजुअल में हर एक को जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, 5% का स्लैब है, 20% का स्लैब है, 30% का स्लैब है, ये सारे लिमिट हर एक के इंडिविजुअली मिलेंगे जब टैक्सेशन कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक ट्रस्ट का नॉन बिजनेस इनकम के लिए। तो नॉन बिजनेस इनकम के लिए हर एक का इंडिविजुअल टैक्स स्लैब मिलना है। चैप्टर 6 से डिडक्शन मतलब एलआईसी के वगैरह इंडिविजुअली किसके होंगे, होम लोन के डिडक्शन होंगे, ये सब कुछ होंगे, मेडिक्लेम होगा, पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन होगा, डोनेशंस होंगे, तो ये सबका भी डिडक्शन मिलेगा स्पेसिफिक ट्रस्ट नॉन बिजनेस इनकम में। अगर कोई एग्जम्प्ट इनकम है, कोई एग्जम्प्ट इनकम होगा कि भाई वो इनकम यहां पर होना है, तो एग्जम्प्ट इनकम के लिए भी अलाउ रहेगा। जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, वो तो ऐसे भी टैक्स नहीं होना है। अगर ट्रस्ट ने एग्रीकल्चर इनकम अर्न किया तो हर एक के इंडिविजुअल अकाउंट में जाएगा, नॉट टैक्सेबल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इंडिविजुअल अकाउंट में जाके 1-1 लाख का एग्जम्पशन मिल जाएगा, नॉट टैक्सेबल। तो इस तरह से जो स्पेसिफिक ट्रस्ट है जिसमें नॉन बिजनेस इनकम है, वो जैसे जैसे इंडिविजुअल का कैपेसिटी है या जो बेनिफिशियरीज का जो स्लैब रेट है उस हिसाब से टैक्स होगा। इन द सेम वे, इन द लाइक मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट, इन द लाइक मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट। ये हो गया हमारा स्पेसिफिक ट्रस्ट जो कि भी टैक्स होने वाला है। अब आते हैं हम नॉन स्पेसिफिक ट्रस्ट के लिए। नॉन स्पेसिफिक जो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट होती है, और ज़्यादातर ट्रस्ट जो है स्पेसिफिक की बजाय नॉन स्पेसिफिक बनती है, मतलब डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बनती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ जो रिंग फेंसिंग के वगैरह एडवांटेज जो होते हैं कि भाई स्पेसिफिक ट्रस्ट में रेशो फिक्स है, तो अगर किसी बेनिफिशरीज के ऊपर कोई क्लेम आता है, कोई लाइबिलिटी आती है, तो उसका शेयर स्पेसिफिक होने से वो उस ट्रस्ट के पैसों पर भी क्लेम हो सकता है। इसीलिए जनरली ट्रस्ट जो बनती है वो बनती है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, मतलब नॉन स्पेसिफिक ट्रस्ट बनती है, जहां पर किसी भी बेनिफिशरी का रेशियो डिफाइंड नहीं है, तो क्या मांगेगा। तो इस तरह से जनरली ज़्यादातर बनने वाले जो ट्रस्ट होते हैं वो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बनते हैं। अब उसका टैक्सेशन कैसे होगा, तो उसमें भी दो कैटेगरी। अब ये स्पेसिफिक ट्रस्ट के लिए सेक्शन 161 था, यहाँ पर 164 है, सेक्शन 164 डील करता है। तो 164 के अंडर में अगर बिजनेस इनकम है तो जैसे स्पेसिफिक में था वैसे यहाँ पर भी है, एमएमआर पे लगेगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, तो एमएमआर पे टैक्सेशन हो जाएगा। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में भी बिजनेस इनकम का सेम एक्सक्लूजन है, तो हाँ यहाँ पर भी सेम एक्सक्लूजन है। अगर वो विल के थ्रू आई है, बेनिफिशरी इज द रिलेटिव, वो भी डिपेंडेंट है और द ओनली ट्रस्ट है, तो ये सारे कंडीशन फुलफिल हो गए तो एमएमआर नहीं लगेगा, एओपी के जैसा स्लैब रेट अप्लाई हो जाएगा बिजनेस इनकम के लिए। अब ये हो गया कि बिजनेस इनकम के लिए। अब यहाँ पर डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में नॉन बिजनेस इनकम जो है, नॉन बिजनेस इनकम को भी एमएमआर लगता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट मतलब 42% पर यहाँ पर काफ़ी जजमेंट्स है, कोर्ट के जजमेंट है, हाई कोर्ट के जजमेंट्स है, ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स हैं, जहाँ पर ये बताया है कि भाई जो स्पेसिफिक रेट प्रोविजन है, जैसे कैपिटल गेन है जो कि 10% या 15% से लगना है, शॉर्ट टर्म है तो 15 है, लॉन्ग टर्म है तो 10 है, या फिर प्रॉपर्टी की कोई कैपिटल गेन है उसको अलग रेट्स हैं। तो जो भी स्पेसिफिक रेट के प्रोविजन है, वो इनकम उस रेट से टैक्स हो जाएगा।
वो इनकम उस रेट से टैक्स होगा। बट अदर देन स्पेसिफिक रेट, मतलब जैसे डिविडेंड है, तो डिविडेंड है तो वो क्या रेट में जाएगा, एमएमआर में जाएगा। बट कैपिटल गेन है तो वो 10-15% से जाएगा। तो हमको जब हम डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बना रहे और अगर हम कैपिटल गेन मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, हम ग्रोथ ओरिएंटेड मतलब लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स वगैरह परचेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैपिटल गेन के लिए तो हम फिर भी बच जाते हैं। बट डिविडेंड इनकम जहाँ पर है उसके लिए में भी हमको एमएमआर लग सकता है। यहाँ पर भी एमएमआर नहीं लगने के लिए कुछ एक्सक्लूजन है, बट वो बहुत ही माइनर है। जैसे कि भाई वहाँ पर दूसरा कोई बेनिफिशियरीज का दूसरा कोई इनकम होना ही नहीं चाहिए। इट्स द ओनली इनकम शुड बी, या उनका मैक्सिमम जो अपना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है उसके बिलो ही इनकम होना चाहिए, जो कि फुलफिल होना डिफिकल्ट है। वो सारे कंडीशन हम यहाँ देख नहीं रहे, बट इसमें बहुत थोड़े से कंडीशन है जिसमें हम वापस एओपी के जैसे टैक्सेशन पे जा सकते हैं, मतलब स्लैब रेट वाइज 2.5 लाख, फिर वापस 5%, 20%, ये रेट में जो है उसमें भी हम फॉल हो सकते हैं, बट इसके बहुत कम चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट होती है, तो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में हमको कोई भी इनकम हो एमएमआर लगेगा। बट अगर वो स्पेसिफिक रेट का है, कैपिटल गेन जैसा इनकम है, तो वहाँ पर हमको जो स्पेसिफिक रेट है वही लगेगा, तो बाकी कोई रेट लगेगा नहीं। तो होप दोस्तों आपको ये टैक्सेशन, जो ट्रस्ट के ऊपर का टैक्सेशन जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ये क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप बिल्कुल हमको लिखिए। ये हमारे ट्रस्ट का पूरा टॉपिक जो है ये 4 वीडियो में कवर हो गया है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।